आइए जानते हैं आज का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अभी 25 साल और बाकी है, पीएम मोदी ने शेयर किए अपने 75वें जन्मदिन का किस्सा। चेन्नई में फैला H5N1 बर्ड फ्लू का प्रकोप। मोदी के भाषण में विपक्ष के पात्र जिन पर हमलावर रहे प्रधानमंत्री। पीयूष गोयल बोले मिड मार्च तक पहला ट्रंच फाइनल होने की उम्मीद। ओमान में ईरान अमेरिका की बातचीत जारी। इस्लामाबाद में आत्मघाती धमाका, कम से कम 31 लोगों की मौत। ईरान का अमेरिका के खिलाफ वार प्लान तैयार। सोने चांदी में मची हाहाकार। रिश्ता टूटते ही एल्विश यादव की हीरोइन बनी ये हसीनाएं। बहुत नटखट था मेरा पोता, वैभव सूर्यवंशी की दादी ने सुनाई बचपन की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को अपने जीवन एवं शैक्षणिक कौशल को निखारने पर ध्यान केंद्रित की सलाह देते हुए अपने 75वें जन्मदिन का एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि अभी मेरे 25 साल बाकी है। मैं जो बीत गया है उसे गिनता नहीं हूं, बल्कि जो बचा हुआ है उसकी गिनती करता हूं। पीएम मोदी के इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी शेयर किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मणिपुर की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और कहा कि वे बचपन से उसकी प्रेरणा रहे हैं। छात्रा ने बताया कि मेरा जन्मदिन भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के साथ ही आता है। इसके बाद पीएम मोदी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, अभी मेरे जन्मदिन पर 17 सितंबर को एक नेता ने फोन किया और कहा कि आपके 75 साल हो गए, तो मैंने उसे कहा कि 25 अभी बाकी है। मैं बीते हुए को नहीं बल्कि बचे हुए को गिनता हूं। चेन्नई में हाल ही में करीब 1500 कौवे मृत पाए गए थे। लैब जांच में इनमें H5N1 वायरस की पुष्टि हुई है, जिससे इलाके में बर्ड फ्लू के फैलने के संकेत मिले हैं। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग अलर्ट पर हैं और आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि सभी मृत कौवे और पोल्ट्री पक्षियों के शवों को बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत या तो जला दिया जाए या गहराई में दफना दिया जाए, ताकि संक्रमण आगे ना फैल सके। आम लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे मृत पक्षियों को ना छुए और ना ही उन्हें उठाएं। अगर कहीं और मृत पक्षी दिखे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने को कहा गया है। इन मामलों के सामने आने के बाद केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तुरंत और व्यापक स्तर पर फील्ड सर्विलेंस करने के निर्देश दिए हैं, ताकि संक्रमण को समय रहते काबू में किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की शाम राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। पीएम मोदी के निशाने पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के साथ ही कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों के दौरान प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी ने अपने 1 घंटे 37 मिनट लंबे भाषण में कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ ही नाम लिए बिना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के फ्लोर लीडर संजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनको दिक्कत है तो मोदी यहां तक पहुंचा कैसे। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर, इस पर उनका पैतृक अधिकार है और इस पद पर कोई और नहीं बैठना चाहिए। पीएम ने कहा कि देश की जनता इतनी समझदार है कि पटक देती है, उनको यह दिक्कत है, इसलिए यह मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार 5 फरवरी को कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड डील पर जॉइंट स्टेटमेंट अगले 4 से 5 दिनों में फाइनल और साइन हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह डील का पहला ट्रंच है और इसका लीगल टेस्ट मिड मार्च तक तैयार हो जाएगा। गोयल ने संसद में और मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी है। पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत तेजी से चल रही है। जॉइंट स्टेटमेंट साइन होने के बाद अमेरिका भारतीय गुड्स पर टैरिफ घटाकर 18% कर देगा। गोयल ने बताया कि यह वर्चुअल तरीके से भी साइन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी है, यह डील दोनों के लिए फायदेमंद होगी। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच अब दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर आ गई हैं। ओमान की राजधानी मस्कट में इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन दोनों देश ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत का जरिया ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी बने हैं। अल-बुसैदी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची के साथ मुलाकात की है। अगराची के साथ मुलाकात के बाद ओमान विदेश मंत्री ने अमेरिका के विशेष दूत
स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनेर से भी मुलाकात की। यह जानकारी ओमान विदेश मंत्रालय के बयान में दी गई है। समाचार एजेंसी के अनुसार महल के बाहर से कुछ तस्वीरें सामने आई है जिनमें दोनों मुलाकातों की पुष्टि होती है। तस्वीरों में ईरानी प्रतिनिधि मंडल के निकलने के बाद अमेरिकी झंडे वाला काफिला महल के परिसर में प्रवेश करता दिखा। इस्लामाबाद के तरलाई इलाके के इमामबाड़ा में हुए धमाके में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है और 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने इसे आत्मघाती हमला बताया है। जिला प्रशासन के प्रवक्ता के अनुसार अब तक अलग अलग अस्पतालों में 15 लोगों की मृत अवस्था में लाया गया है। प्रवक्ता के मुताबिक शहर के 3 अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नरों को अलग अलग अस्पतालों में घायलों के इलाज की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार धमाके वाली जगह को पूरी तरह सील कर दिया गया है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी के निर्देश पर राज्य मंत्री तलाल चौधरी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की। इस मौके पर तलाल चौधरी ने कहा कि घायलों को इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध के लिए कथित तौर पर एक लंबा चौड़ा प्लान तैयार किया है। इसमें मिसाइल, ड्रोन की बारिश, प्रॉक्सी हमलों में बढ़ोतरी, साइबर ऑपरेशंस और ग्लोबल तेल सप्लाई में रुकावट की योजना शामिल है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सैन्य हमले की धमकियों के बीच यह प्लान बनाया है। अमेरिका की ओर से लगातार ईरान पर सैन्य हमले की धमकियां दी जा रही है। ईरानी सरकार ने किसी भी हमले का पूरी मजबूती से जवाब देने की बात कही है। इजरायली वेबसाइट येरूशलेम पोस्ट के मुताबिक IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध के लिए डिटेल प्लान बनाकर पब्लिश किया है। यह युद्ध का प्लान घनी आबादी वाले इलाकों या न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट पर अमेरिकी हमलों के बाद एक्टिव होता है। इसके बाद अमेरिकी क्षेत्रीय ठिकाने पर ईरान का तेजी से जवाबी हमला होगा। आज शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सोना और चांदी के रेट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर चांदी में सुबह 9 बजे 15,000 रुपए प्रति किलो गिरावट आई है। चांदी का रेट 2,29,872 रुपए पर आ गया है। MCX पर चांदी में 6% का लोअर सर्किट लगा है। गोल्ड में भी 0.82% की गिरावट दर्ज की जा रही है। सोने का भाव 1,50,675 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। एल्विश यादव और जिया शंकर की सगाई की खबरों ने फैंस के दिलों में तूफान ला दिया है। हर कोई यही जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई एल्विश ने सगाई कर ली है। एल्विश और जिया के रिश्तों पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। दोनों साथ में नया रियलिटी शो इंगेज 2 होस्ट करने जा रहे हैं। सगाई की वायरल तस्वीरें उनके शो से रिलेटेड थी। कुछ दिन पहले जिया शंकर और अभिषेक मल्हान की शादी की खबरें उड़ी थी, लेकिन इसे दोनों ने खारिज कर दिया। इत्तेफाक देखिए, जब भी किसी एक्ट्रेस के ब्रेकअप, तलाक या शादी की खबरें उड़ती है, एल्विश उसके साथ नया प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं। यह बात सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि ऐसा तब से चला आ रहा है जब से एल्विश ने बिग बॉस OTT 2 का खिताब जीता है। उन्होंने शुरुआत मनीषा रानी से की थी, क्योंकि बिग बॉस OTT में दोनों की दोस्ती और लव एंगल को पसंद किया गया था। शो खत्म होने के बाद एल्विश यादव मनीषा रानी के साथ बोलेरो गाने में नजर आए थे। 2023 में रिलीज हुए इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया और इसे 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 80 गेंदों पर 175 रन बनाए। अपने इस धमाकेदार पारी में वैभव ने 15 चौके और 15 छक्के जड़े। महज 15 साल की उम्र में मिली इस बड़ी सफलता से पूरे समस्तीपुर जिला गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन सबसे भावुक नजारा उनके घर पर देखने को मिला, जहां उनकी दादी उषा सिंह की आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। पोते की इस कामयाबी से उनके चेहरे की मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक बातचीत में दादी ने वैभव के बचपन की यादें साझा की। उन्होंने बताया, जब हम उसे गोद में लेते थे तो वह खूब हाथ पैर चलाता था। वो बहुत नटखट था, लेकिन तभी से लगता था कि यह बच्चा आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। उसके हाव भाव और खेल के प्रति लगाव हमेशा अलग था। संजीव सूर्यवंशी के बेटे वैभव का खेल से लगाव बचपन से ही था। दादी बताती है कि वह शुरुआत में प्लास्टिक की लाल गेंद से खेलता था। ठाकुरबाड़ी में खेलते खेलते वह अक्सर गेंद को नदी में पहुंचा देता था।